physics and chemistry, they will be eligible to appear for the JEE exams. Are you getting me? मेरी बात आपको समझ में आ रही है सभी लोगों को? और अगर हाँ ठीक है, थैंक यू। और अगर किसी को मेरी बात ना समझ में आए तो आप मैसेज बॉक्स में आप तुरंत लिख दीजिएगा, या मैंने जो पुरानी बात कही कि यू कैन रेज योर हैंड, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये बात समझ में नहीं आई है। वेलकम अर्चना। तो हमारी चलिए दैट्स ओके, नो इशू। मैंने भी बहुत कुछ नहीं बताया, अभी मैंने सिर्फ नीट और JEE का मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि नीट और JEE का एग्जाम होता क्या है। तो इसी तरह जो पेपर्स होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होते हैं। बायोलॉजी मीन्स जूलॉजी प्लस बॉटनी, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्स हैं नीट और JEE, जिसको कि हम लोग क्रैक कराने के लिए स्टूडेंट्स उसको क्रैक कर पाएँ, उसमें सक्सेसफुली अपनी मेरिट बना पाएँ। और अगर वो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS में सिलेक्शन पा सकें, और अगर वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो IIT और NIT जैसे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिल सके। ये हमारे इंस्टीट्यूट का पर्पज़ है। अब यहाँ से जो बात हमारी शुरू होगी वो थोड़ी सी स्पेशल बात है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर सुनने की ज़रूरत है मेरी बात को। हम ये दावा करते हैं इस देश में कि जिस सिस्टम को हमने इंट्रोड्यूस किया है स्टडीज़ के लिए, वो सिस्टम पूरे देश में दुनिया की बात एग्जिस्ट नहीं करता है। वट एवर सिस्टम वी हैव एडॉप्टेड in the teaching terms, that is not existing anywhere in the country. This is our claim. हम इसको क्लेम करते हैं, ऐसा हम कहते हैं। अब हमारा क्लेम क्या है? क्लेम ये है कि हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेगा, हम किसी भी स्टूडेंट से एकेडमिक फीस चार्ज नहीं करते हैं। We don't charge academic fees with the student. हमारा ये प्रोग्राम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। हर स्टूडेंट को हमारे यहाँ आकर के रेजिडेंशियल प्रोग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब कि हमारे इंस्टीट्यूट का जो हॉस्टल और मेस है, उसी हॉस्टल और मेस में उसे आकर के रहना पड़ेगा, और उसके बाद उसके सिलेक्शन की हम उसको गारंटी देते हैं। और फीस हम स्टूडेंट से तब लेते हैं जबकि नीट वाले स्टूडेंट को किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, या जो स्टूडेंट JEE की अगर उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS के अलावा BDS में मिलता है, BMS में मिलता है, तब भी हम फीस नहीं चार्ज करते। हम फीस सिर्फ एक कंडीशन पर लेंगे, और वो कंडीशन है हमारी कि स्टूडेंट का सिलेक्शन MBBS कोर्स के लिए किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए। गौरव उनको बाहर बोल दीजिए, थोड़ा आवाज कम कर दें। अच्छा, इन द सेम वे JEE में बहुत से इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं देश में, लेकिन जो सबसे मेन इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंस्टीट्यूट्स हैं IIT और NIT। आप लोगों ने भी उसका नाम सुना होगा और उसके बारे में जानते होंगे। अगर कोई स्टूडेंट अगर इन दो इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं पाता है तो भी हम उसका कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। मतलब कि ऑप्शंस में भी हमने किसको ऑप्शन टारगेट किया है, दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और इंजीनियरिंग के लिए IIT और NIT जैसे इंस्टीट्यूशंस। मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है यहाँ तक कि हम जब यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, थैंक यू, जब सिलेक्शन हो जाएगा तभी हम लोग फीस चार्ज करते हैं। इसके अलावा हम सिर्फ हॉस्टल मेस का एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट है जिसमें हॉस्टल मेस उनको मिलता है, और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ होती है, गार्ड्स है, पूरा एक कॉलेज का कैंपस है। अगर आपने हमारी वेबसाइट को विजिट किया होगा तो आपको दिखा होगा कि वो नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स की तरह नहीं है। वो पूरा का पूरा 5 एकड़ 6 एकड़ में बना हुआ पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर कि पार्क है, गार्डन है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सेपरेट हॉस्टल्स हैं, और जो हॉस्टल्स हैं उसमें भी पावर बैकअप की फैसिलिटी है,
और सबको सेपरेट वॉशरूम्स सबके अवेलेबल्स हैं। तो इस लेवल का हॉस्टल का अरेंजमेंट भी वहाँ पर है। और जो फीस रखी हमने वो रखी हमने 11,800 रुपये ओनली। दे हैव टू पे पर मंथ 11,800 रुपीज़। आफ्टर दैट if they are getting selected they will pay the fees, otherwise we will not demand for any kind of the fees, they are totally free। अब हम लोग इस क्लेम किया है तो क्या अगर मैं इसकी गारंटी लेता हूं तो क्या यहाँ पर हम कोई जादू करते हैं, क्या हम कोई मैजिक करते हैं? तो ये कोई जादू या कोई मैजिक नहीं है। बेसिकली दिस इज ए काइंड ऑफ द प्रोसेस। ये एक तरह का प्रोसेस है कि जिसको कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस है कि अगर हम उस प्रोसेस को कंप्लीटली अप्लाई करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट इजीली सिलेक्शन पा सकता है। अब इस प्रोसेस पर जब मैं बात करूंगा तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा कि आपको किसी इंस्टीट्यूशन में कोई जॉब करनी है या काम करना है। आप अपना माइंडसेट इस तरह से कर लें कि जैसे कि आपके ब्रदर को, आपके सिस्टर को या आपके घर के किसी मेंबर को या खुद आपको, आप सभी लोग एकेडमिक्स के दौर से गुजरे हैं, सभी ने पढ़ाई की हुई है, आप लोगों को बातें बहुत अच्छी तरह से समझ ठीक है। मैंने सबसे पहले मैं आपसे ही इस बारे में मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूट में आना होता, अभी आप जॉब को हटा दीजिए, अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूट में आना होता तो क्या आप आते? और अभी मेरा पूरा लेक्चर सुनने के बाद में इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप बहुत ऑनेस्टी के साथ में कीजिएगा और बिल्कुल सही बताइएगा। प्रोसेस क्या है मैं बताता हूं। हमारे यहां पर 2 सेक्शंस में क्लासेस चलती हैं। हमारी टैगलाइन है टीचिंग विद गार्जियनशिप, माने हमारे इंस्टीट्यूट में टीचिंग भी मिलेगी और गार्जियनशिप भी मिलेगी। टीचिंग विद गार्जियनशिप। मेरा मानना है कि बच्चे की पढ़ाई में स्पेशली 2 सेंटर्स होते हैं। पहला सेंटर है क्लासरूम, दूसरा पार्ट है आउट ऑफ द क्लासरूम। आप सभी लोगों ने कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स दिए होंगे, कोई न कोई एग्जाम दिए होंगे। कॉम्पिटिशन्स के नहीं दिए होंगे तो आप लोगों ने अपने एकेडमिक एग्जाम्स दिए होंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जॉब को दिमाग से निकाल दीजिए, सिर्फ एक प्रोसेस पे मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको आप सुनिए। अगर कोई भी एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट्स साथ बैठ करके पढ़ाई करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, ए स्टूडेंट है, वो पता चला उसने क्रैक एग्जाम को कर लिया और उसको सिलेक्शन मिल गया। वहीं दूसरा स्टूडेंट है, आवाज नहीं आ रही है, एक स्टूडेंट क्लासरूम में होता है, वो एग्जाम को क्रैक करता है और वो 80-90% का स्कोर करता है। दूसरा स्टूडेंट उसके साथ पढ़ रहा होता है और वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता है, और एग्जाम क्रैक दूर करना, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में फेल तक हो जाता है और उसके बड़े पुअर मार्क्स आते हैं। एक ही क्लास में इस तरह के 2 स्टूडेंट्स मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। आपके भी क्लास में हुआ होगा, आपके कुछ ऐसे कंपेनियंस रहे होंगे, क्लासमेट्स रहे होंगे जो आपसे बहुत पुअर रहे होंगे, और कुछ लोग आपसे हो सकता है बहुत अच्छे भी रहे होंगे। सेम क्लासरूम, सेम टीचर। तो एक बात तो तय है कि इसका माने सिर्फ क्लासरूम का रोल नहीं है बच्चे को सिलेक्शन दिलाने में। इसका मतलब है कि सिलेक्शन के कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे भी बेसिस हैं जो कि क्लासरूम से बाहर एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर क्लासरूम के अंदर एग्जिस्ट करता होता तो जितने बच्चे पढ़ते हैं सभी की स्कोरिंग, सभी का लेवल एक जैसा होता। और एक बात और भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए, बच्चों का कोई या जो स्टूडेंट्स हैं उनके आईक्यू लेवल्स में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। कैसे नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने ऐसे स्टूडेंट्स मिले होंगे कि जिन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लिया, या मैं कहता हूँ किसी एकेडमिक एग्जाम में आपके क्लास में, आपके स्कूल में ऐसे स्टूडेंट्स रहे होंगे कोई 90% स्कोर किया होगा। कोई स्टूडेंट ऐसा रहा होगा कि जिसने कि खाली 30% स्कोर किया होगा।
लेकिन जब आप दोनों दोस्तों से मिलते रहेंगे तो ऐसा नहीं कि जिसने 90% अचीव किया उसका आईक्यू लेवल बड़ा अच्छा है और 30% का आईक्यू लेवल कमजोर है। हो सकता है 30% वाला ज़्यादा तेज हो सकता है उसको शैतानियाँ कैसे करनी है, कॉलेज के बेंच कैसे तोड़ने हैं, कॉलेज में मैं कौन सी ऐसी शैतानी करूँ कि किसी को पता न चले कि ये मैं नहीं किया है। हो सकता है जिसके स्कोर कम आए, जो फेल हो गया, हो सकता है उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा हो। तो मैं इस बात को साबित करना चाहता हूं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया इज नॉट द आईक्यू लेवल, सिलेक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन द क्लासेज स्टडीज। मतलब कि ये दो मैटर अगर हैं भी तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी के सिलेक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो हमने एक रिसर्च किया उन चीज़ों पर कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमारे सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं, जिनका स्पेशल रोल होता है। पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, उसको मैं फिर से एक बार डिस्कस करता हूं। पॉइंट नंबर 1 मेरे माइंड में क्लिक किया, रिवीजन। रिवीजन मीन्स व्हाट? रिवीजन में बताता हूं आपको। हम सभी लोगों ने स्कूलों में पढ़ाई किया है। आप जरा अपनी लाइफ में जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए। व्हेन यू आर द स्टूडेंट, जब आप स्टूडेंट थे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप स्टूडेंट थे, कभी आपको कोई ऐसी चीज़ पढ़ाई गई होगी स्कूल में कि आपने उसकी स्टडी किया और घर पर आकर के आपने उसको रिवीजन कर लिया। आप याद कीजिए, क्लास 4th 5th 6th 7th 8th का कुछ ऐसा पार्ट होगा जो कि आपको आज तक भी नहीं भूला होगा और आज भी आपको वो चीज़ याद होगी। कैसे याद होगी? क्योंकि आपने उसको तुरंत, आपने क्या किया, आपने उसको तुरंत आपने रिवीजन कर लिया। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग पढ़े हुए हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को जानिए, अगर आपकी कोई भी चीज़ पढ़ाई गई, जैसे भी मैं आपके साथ में यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन ले रहा हूँ, ट्रेनिंग सेशन लेने के बाद में अगर आपके माइंड में ये आया जैसे ही खत्म हुआ, आप तुरंत आप यहाँ से चले गए, अब मुझे दूसरा काम करना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो होगा क्या, वो 3 घंटे बाद भी चीज़ें याद ना रहे। लेकिन आप जैसी ट्रेनिंग सेशन से निकलेंगे, अगर आपने एक बार थोड़ी देर शांतिपूर्ण दिमाग के साथ आपने खाली एक रिवीजन कर लिया अपने माइंड में कि मुझे ये बताया गया, ये पढ़ाया गया, ये ट्रेनिंग में बोला गया, ये कहा गया, तो अगर ये चीज़ें अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग आपके माइंड में सेट रहेगा। और लॉन्ग लास्टिंग का पॉइंट क्या होता है मालूम है? कई बार तो होल लाइफ। आप इसको समझें कि अगर क्लास में पढ़ाई गई चीज को अगर उसी दिन अगर रिवीजन हो जाए तो लॉन्ग लास्टिंग चीजें आपके माइंड में वो स्टोर रह सकती है। पंकज, आप सुन रहे थे? मुझे लगा था। यस सर। अच्छा, ओके। तो हमने क्या किया कि जैसे बच्चों ने 9 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक क्लासेज आवर्स लिया, 2 बजे तक, उसके बाद हम उनको शाम को 4:30 बजे क्या करते हैं, जो पार्ट उनको पढ़ाया गया वही टीचर्स जिन्होंने क्लास में एज ए टीचर पढ़ाया था, वही टीचर्स एज ए गार्जियन उसको रिवीजन कराएंगे, या उसी पार्ट में जो पार्ट पढ़ाया गया अगर उसमें कहीं उनको कोई डाउट है तो उस डाउट को वो आकर के क्लियर कर सकते हैं टीचर के साथ में। तो पहला पॉइंट मेरा क्या है? मेरा पहला पॉइंट है रिवीजन। ठीक है, ये रिवीजन वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ठीक है ना, मैंने रिवीजन लिख दिया। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा ऑन स्पॉट सॉल्यूशन। ऑन स्पॉट सॉल्यूशन क्या है? इसका भी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जिंदगी के और भी क्षेत्रों के लिए ये चीज जरूरी है। आपको जब किसी चीज का ऑन स्पॉट सॉल्यूशन मिलता है तो उसका रोल बहुत बड़ा होता है, और जब आपको ऑन स्पॉट सॉल्यूशन नहीं मिलता है, आप देखिए कभी रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है, ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट अगर मिल पाया तो आदमी की जान तक बच जाती है। ये ऑन स्पॉट ये बहुत बड़ा मैटर है किसी भी चीज़ में। आप ऐसे एग्जाम्पल ले लें कि जैसे आपने कभी किसी फ्रेंड को कॉल किया, आपको उससे कुछ मदद की ज़रूरत है, उस टाइम उसने फ़ोन आपका पिक नहीं किया, आफ्टर 1 or 2 आवर्स ही गेट यू बैक, वो आपको वापस कॉल करता है,
आपसे पूछता है कि यस प्रिया आप कॉल कर रही थी, बताएं क्या है, या अनु क्या बात थी, तो जानते हैं आपका क्या रिप्लाई होगा? आप कहेंगे नहीं कोई बात नहीं थी, मैंने आपको ऐसे ही कॉल कर लिया था। हो सकता है उस 2 घंटे के अंदर में आपका माइंडसेट बदल गया हो। अब मैं ऑन स्पॉट सॉल्यूशन का रोल बताता हूं एजुकेशन में क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम में से कई लोगों के कई सब्जेक्ट्स कमजोर हो गए होंगे, मैथमेटिक्स किसी की कमजोर हो गई होगी, किसी की साइंस कमजोर हो गई। जानते हैं उसके पीछे आप जरा एनालिसिस कीजिए, आप एनालिसिस कीजिए, आप अपनी हिस्ट्री में जाकर एनालिसिस कीजिए। आप हमारी बातों में, आप लोग अपनी अपने ना एकेडमिक हिस्ट्री में प्लीज आप लोग थोड़ा विजिट करें कि जैसे मान लीजिए कि हमको मैथ्स में कोई पार्ट पढ़ाया गया, मैं आकर घर पर उसको पढ़ रहा हूं, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, मुझे कहीं कोई दिक्कत आ गई, तो क्या होगा कि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश दोबारा करूंगा। मेरे अंदर बहुत ज्यादा विल पावर है तो मैं तीसरी बार भी करूंगा। तीसरी बार भी अगर नहीं लग पाए तो मैं क्या करूंगा, बुक को बंद कर दूंगा और फिर मैं सोचूंगा चलो कल टीचर से बात कर लूंगा। कल जब मैं स्कूल में पहुंचूंगा तो मेरे अंदर की वो जो इंटेंसिटी थी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो क्लासरूम तक पहुंचते पहुंचते घट चुकी होगी। और चूंकि मुझे ऑन स्पॉट सॉल्यूशन नहीं मिला, हो सकता है धीरे धीरे मेरा मैथमेटिक्स, साइंस या जो भी सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूं, मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट भी लूज होता चला जाए। यही वजह होती है कई बच्चों के सब्जेक्ट्स कमजोर होने के पीछे, बहुत बड़ी वजह होती है कि दे डोंट गेट ऑन स्पॉट सॉल्यूशंस। आप देखिए ना, आप देखिए बहुत ही इनिशियल स्टेज में देखिए क्या होता है कि बहुत से ऐसे गार्जियंस होते हैं जिनके गार्जियनशिप अच्छी होती है, तो आप देखिए उन बच्चों की, भले वो बच्चे अच्छे न हो, लेकिन उनकी शुरुआती दौर में उनकी पढ़ाई अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? रीजन बिहाइंड दैट, इसलिए अच्छी होती है कि वो जब पढ़ते हैं तो उनके मदर या फादर उनको पढ़ाई में सपोर्ट कर देते हैं, और जब उनके मदर या फादर उनको सपोर्ट कर देते हैं तो वो बच्चे क्लास में हमेशा ठीक रहते हैं। इस चीज को नोटिस किया है आपने? तो ऑन स्पॉट सॉल्यूशन यहाँ क्या है? अब हमने अपने रेजिडेंशियल प्रोग्राम में क्या किया है ऑन स्पॉट सॉल्यूशन के लिए, कि वो टीचर्स, अच्छा दूसरे संस्थानों में क्या है, टीचर्स आए, अपना उन्होंने 1 घंटे का अपना क्लास लिया, उसके बाद वो चले गए, अब वो अगले दिन क्लासरूम में ही मिलेंगे। लेकिन हमारे टीचर्स ऑल टाइम रेजिडेंशियल कैंपस में वो प्रेजेंट हैं। यही फर्क है। मैंने कहा ना, टीचिंग विद गार्जियनशिप। ऑन स्पॉट सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट मान लीजिए रिवीजन कर रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, उसको कहीं कोई भी दिक्कत आई, तुरंत हमारे टीचर वहां पर अवेलेबल है रात को 9 बजे तक, टिल नाइट 9 o'clock, माने मॉर्निंग में 9 बजे से क्लासेस शुरू होंगी और रात को 9 बजे तक हमारी फैकल्टीज वहां पर अवेलेबल हैं। और कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो स्टूडेंट तुरंत अपने डाउट को क्लियर कर सकता है, उसको अपनी प्रॉब्लम का ऑन स्पॉट सॉल्यूशन मिल सकता है। तो जो मैंने जो दूसरी बात किया है आपसे, वो मैंने किया है ऑन स्पॉट सॉल्यूशन का किया है। ये मैंने मैसेज में लिखा, अपना सेकंड पॉइंट मैंने लिखा ऑन स्पॉट सॉल्यूशन। यहां तक सबको मेरी बात समझ में आई? ओके, गुड, ठीक है, थैंक यू। अब क्या है, टाइम मैनेजमेंट। एजुकेशन में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम टाइम कहां से और किस तरह से हम टाइम को बचा सकते हैं। हमारे यहां टाइम कैसे बचता है, अब मैं आपको ये बताता हूं। अगर आप बाहर पीजी में रह रहे हैं या आप अपने घर पे रह रहे हैं और वहां से अगर आप क्लास ज्वाइन करने जाते हैं, चाहे जहां भी जाएंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट का रास्ता होगा आपका, 20 मिनट का होगा, आप उसके लिए तैयार होंगे, तैयार होकर के आप जाएंगे और लौट करके जब आ पाएंगे तो ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स के साथ कि वो आके तुरंत उनका पढ़ाई में मन लग जाएगा, फिर एक बार उन्हें खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। और घर पर क्या होता है, कई तरह के विषय होते हैं, कई तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, वो उनके साथ भी इन्वॉल्व हो सकता है। उसका कोई फ्रेंड आ गया, कोई रिलेटिव्स आ गए, कोई फादर ने कोई काम बोल दिया, मदर ने कुछ कह दिया, पता चला आप घर से खाना नहीं खा करके गए तो फैमिली वाले इसी में बहुत चिंता जता रहे हैं, आपसे 4 बार पूछ रहे हैं, आपको कह रहे हैं। ऑल दीज फैक्टर्स आर दी टाइम टेकिंग फैक्टर्स। ये सभी टाइम टेकिंग फैक्टर्स होते हैं।
हमारे यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। रेजिडेंशियल प्रोग्राम में क्या है, स्टूडेंट उसी कैंपस में रह रहा है, उसी कैंपस में पढ़ रहा है। जब भी घर पर स्टूडेंट रह करके पढ़ाई करता है तो हमेशा गार्जियन ये सोचते हैं कि इस स्टूडेंट ने या हमारे बच्चे ने इतनी देर तक पढ़ाई किया, जबकि अगर वो हमारे इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहा है, हमारे रेजिडेंशियल कैंपस का पार्ट है, तो वहाँ ये देखा जाता है कि इतनी देर तक स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं किया, वो गार्डन में इतनी देर तक घूम रहा था, वो अपने हॉस्टल में इतनी देर तक अनायास ही वाज रोमिंग द कैंपस। तो हमारे टीचर्स, हमारे वार्डन हर टाइम ये नोटिस कर रहे हैं आप कितनी देर नहीं पढ़ रहे हो या कितनी देर आप लापरवाही कर रहे हो। जबकि जब आप घर पर होते हो तो क्या चीज नोटिस होती है कि आपने इतनी देर पढ़ाई किया। देखिए ना, माइंडसेट बदल जाता है। घर पर आप ये जवाब देते हैं कि मम्मी या पापा मैंने आज 4 घंटे पढ़ा, मैं जब वहां से आया, घर बाहर से मैंने तब पढ़ा था 2 घंटे, फिर मैंने सुबह पढ़ लिया था। आप ये बताते कि आपने कितनी देर पढ़ा। लेकिन हमारा ये तीसरा बैच है, हमारे कैंपस में स्टूडेंट्स ये रिप्लाई करते हैं, सर आधे घंटा मेरा वो प्रॉब्लम क्या थी कि मैं गेट तक चला गया था, बस गेट से मैं लौट करके कॉलेज के गेट से लौट कर आया हूं मैं, ये आधा घंटा मेरा बस नुकसान हुआ, बाकी तो मैं पढ़ रहा था। आप माइंडसेट देखें, हमारे यहाँ माइंडसेट है कि आपने कितनी देर नहीं पढ़ा किया। और अगर हम स्टूडेंट को मान लेते हैं को पूरा टाइम पढ़ाई में देता है, अगर सिर्फ उसके आने जाने का समय हम घटा दें, उसको अपने क्लासरूम के लिए तैयार होना, उसका जो मूड चेंज होता है, हाँ, अगर उस टाइम को हम हटा दें, तो जो स्टूडेंट हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम में पढ़ाई करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक कैलकुलेशन के मुताबिक वो लगभग 2 महीने का टाइम दूसरे स्टूडेंट्स की तुलना में साल भर में बचा लेते हैं। मतलब कि दूसरे स्टूडेंट्स की तुलना में उनको 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है, 2 मंथ्स। अगर पर डे अगर उनका 6 घंटे का एवरेज है, तो उस लिहाज से हमारे यहाँ 6 घंटे गुणे या मल्टीप्लाइड बाई 60 ये टाइम का रेशो निकलता है, जहां जाकर के उसका इतना टाइम सेव होता है। तो मतलब जो इंस्टीट्यूट में हमारे एडमिशन लिया उसको 2 महीने का टाइम तो ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट है हमारे यहाँ। ये आप मैसेज में देखिए, मैंने लिखा टाइम मैनेजमेंट, टाइम सेविंग प्रोसेस। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? आप लोगों के दिमाग में भी जॉब तो नहीं चल रहा है, काम तो नहीं चल रहा, आप मेरे साथ डिस्कशन को एंजॉय कर रहे हैं? यस सर। ठीक ना, ओके। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर। आज की डेट का सबसे बड़ा डिस्टरबेंस मोबाइल फोन। हाँ, बोलने को कोई भी बोलता है, बोले, मैं भी बोल रहा हूं। हो रहा था जो क्या था, एक मैं कहीं पढ़ रहा था अभी, कल मैं मॉर्निंग में ही देख रहा था, मोबाइल पर ही देख रहा था। तो उसी में कहीं पर मुझे मिला कि कुछ दिनों में इस तरह के पोस्टर्स लगे हुए जगह जगह दिखाई देंगे या एडवर्टीजमेंट्स दिखाई देंगे कि अगर आप अपने बच्चे का या अपने परिवार के किसी मेंबर का, हाँ, अगर आप मोबाइल आवर्स छुड़ाना चाहते हैं या उसका सोशल मीडिया डिटेक्शन आप छुड़ाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। ये कुछ दिनों में बहुत बड़ी ये डिजीज बन करके तैयार हो रही है। रियली वी ऑल आर एडिक्टेड। मैं 100% को नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो लगभग 100% है। मतलब कि मोबाइल फोन तो ऐसा हो गया है कि आपको किसी को कॉल करना है, यू पिक द फोन टू कॉल टू समवन, आफ्टर 2 or 3 minutes you will get it realize that why did I pick this phone। माने अगर आपने फोन को पिक किया, मुझे किसी को कॉल करना है, तो 2 या 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद आपको ये याद आएगा कि मैंने फोन क्यों उठाया था। तब याद आएगा अच्छा मैंने किसी को कॉल करने के लिए उठाया था। उतनी देर में भी आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक या आपके जो दूसरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, और उसको, और इतने नो डाउट इतने इंटरेस्टिंग और इतने क्रिएटिव लोग इसको तैयार करते हैं तो आपके इंटरेस्ट को लूज नहीं होने देना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एडिक्शन है सोसाइटी के अंदर, स्पेशली स्टूडेंट्स में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से। थोड़े मेच्योर्ड पर्सन हैं, थोड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, जॉब कर रहे हैं, तो चलो उनकी एक जिम्मेदारियां हैं, वो
चाह करके भी एडिक्टेड उतना नहीं हो पाएंगे। मजबूरी में उन्हें फ़ोन रखना पड़ता है, ऑफिस जाना है तो चलो भाई फ़ोन रख दो, ये काम करना है फ़ोन रख दो। लेकिन स्टूडेंट्स के सामने तो हम कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते ना, क्योंकि तत्काल तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो 4 घंटे के लिए टेबल पर पढ़ने के लिए बैठे हैं, अब 4 घंटे वो मोबाइल पे क्या कर रहे हैं तुरंत उनका असर नहीं पड़ेगा। आप ऑफिस लेट पहुंचेंगे तो तुरंत आपको डांट पड़ेगी, आप घर का काम नहीं करेंगे तो घर का काम तुरंत इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर एक स्टूडेंट ने अगर 4 घंटे पढ़ाई नहीं किया तो इसका असर उसको अगले 2 साल बाद दिखाई देगा, तुरंत नहीं दिखाई देगा। इसलिए उसके एडिक्टेड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने इंस्टीट्यूट में मोबाइल फोन मैंने बैन कर दिया, मोबाइल एज वेल लैपटॉप। कि आपके पास अच्छे टीचर्स हैं, आपको अगर मोबाइल से ही पढ़ना है तो पहले हमारे टीचर्स ने आपको जितना स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, टीचर्स अवेलेबल है, आप पहले उनसे पूरा पढ़ लीजिए। तो मोबाइल फोन हमारे यहाँ कंप्लीटली बैन है। सिर्फ रात को 2 घंटे के लिए स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन मिलता है, ताकि वो अपने घर पर अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से दिन भर के बाद 2 घंटे के लिए बात कर सकें। तो इस तरह के किसी भी गैजेट पर हमारे यहाँ पर बैन है और मैंने इस पर रोक लगा रखी है। तमाम स्टूडेंट्स ये लॉजिक देते हैं कि सर आप हमको मोबाइल फोन अलाउ कर दें, हम स्टडीज करने आ जाएंगे। आप यू विल गेट इट सरप्राइज कि हमारे यहाँ कई स्टूडेंट सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं कि बिकॉज मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड। वो अपने पेरेंट्स के सामने, अपने गार्जियन के सामने मुझे दूसरे तरीके से समझाते हैं कि सर मैं उसमें वो केमिस्ट्री की क्लास देखूंगा, उसमें मैं फिजिक्स की क्लास देखूंगा। तो क्लास तो मेरे यहां पर भी है, आप इसको पढ़िए। तो अच्छा, इसका भी मैंने काउंटर पार्ट निकाला, वो बात मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो मैंने मोबाइल फोन पर मैंने रोक लगा रखा है। अच्छा, आपको चूंकि काउंसलिंग मैं अल्टरनेट भी बता देता हूँ। मैंने इसका एक अल्टरनेट क्रिएट किया हुआ है, अभी मैं उसको पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर पाया हूँ अपने इंस्टीट्यूट में। आई ट्यूशन माने आप कहते हैं ना मुझे मोबाइल में पढ़ना है, मैं क्या करता हूँ मोबाइल फोन में ही आपके पसंदीदा कुछ लेक्चर्स ले लेता हूँ। कुछ में अपने इंस्टीट्यूट के टीचर्स के लेक्चर्स रहेंगे, आपको एक पेन ड्राइव मिल जाएगी, आपको सिस्टम मिल जाएगा, आप उसको सिस्टम में लगाकर आप देख लीजिए, आपकी क्लासेस मिल गई। एजुकेशन आई विल प्रोवाइड यू इन योर पेन ड्राइव, और आप सिस्टम में लीजिए, उसको देख लीजिए। तो ये मैंने तीसरा काम किया कि हमारे यहाँ पर इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, बैन है कि आप कोई भी मोबाइल फोन आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन नहीं है। अब आप आइए हमारे अगले प्रोग्राम पर, अगले प्रोसेस पर आइए। मैंने कहा था ना, आप मेरी पहली बात याद रखिएगा कि जब मैंने ये कहा था कि मैं गारंटी लेता हूं सिलेक्शन की, तो कोई मैं मैजिक नहीं जानता हूं कि मैं मैजिक करूंगा और बच्चा सिलेक्शन ले लेगा। मुझे इसका कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास कुछ प्रोसेस है, अगर हम इसको अप्लाई करा पाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा सिलेक्शन ना पाए, जब सब एक ही IQ लेवल के बच्चे हैं तो लगभग। अब लास्ट 5वें पॉइंट पे मैं आता हूं। हमारे यहां पर बॉयज और गर्ल्स को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, यहां तक कि जो फॉर्मल क्लासेस भी हैं वो भी अलग अलग होती हैं, कुछ स्पेशल क्लासेस को छोड़ करके। इंटरेक्शन का कोई इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है। इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म माने अनायास का कुछ नहीं। हॉस्टल सेपरेट है, क्लासरूम्स सेपरेट हैं, वो पढ़ाई करते हैं। कभी कभी जब स्पेशल क्लासेस होती हैं तो कंबाइंड भी होते हैं, लेकिन दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश की गई है। इस स्टेज में ये भी एक बहुत बड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, जिसका हमने ख्याल रखा और इसको भी हमने ये किया हुआ है अपने इंस्टीट्यूट में। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो हम आउट ऑफ द क्लासरूम, अभी मैं क्लासरूम के अंदर की भी बात करूंगा, आउट ऑफ द क्लासरूम हम अपने रेजिडेंशियल कैंपस के जो फीचर्स हैं, इन 5 पॉइंट्स को हम फॉलो करते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताइए, सभी लोग, जितने भी लोग मेरी कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, कि अगर आपको एडमिशन लेना होता, अभी टीचिंग में भी मैंने स्पेशल कुछ किया हुआ है, अभी मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। अभी मैंने रेजिडेंशियल प्रोग्राम के फीचर्स अभी मैंने आपको बताए हुए हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना होता तो क्या आप हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते? दिस क्वेश्चन इज पर्सनली टू यू।
आप लोग मुझे लिख करके दे दें अपने मैसेज, जो मैसेज बॉक्स है उसमें डाल दें प्लीज। यस नीलू पांडे, यस नीलू पांडे ने, अर्चना कुमारी यस, हाँ राशि गंगाल, क्योंकि आजकल सबको सक्सेस चाहिए, ठीक है भाई। ममता वर्मा, इट्स वेरी इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस। अर्चना कुमारी ने लिखा यस सर, और ममता वर्मा ने लिखा इट इज़ वेरी इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस। राशि गंगाल ने लिखा क्योंकि आजकल सबको सक्सेस चाहिए। तो मीन्स मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये यस में ही शायद रिप्लाई है ये, ठीक है। अब मैंने कहा ना, अभी आप जॉब को मत दिमाग में लाइएगा, आप मन से सोचिएगा कि आपको अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को, या खुद को, या अपने बच्चे, आपको उन्हें एडमिशन कराना है, तो उस लिहाज से आप जवाब दीजिएगा, वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अब आइए, अब मैं आपसे टीचिंग प्रोसेस पे बात करता हूं। ये हो गया हमारे इतनी चीजों का ख्याल रख रहे हैं। अब क्लासरूम, मेरा भी नीट की प्रिपरेशन, मेरा भाई भी नीट की प्रिपरेशन करना चाहता, राशि गंगाल, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। तो अब मैं आपको बताता हूँ टीचिंग टेक्निक्स के बारे में, कि हम टीचिंग में क्या क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं। अब आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, हमारे टीचर्स को बड़ा ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि ट्रीट टू ऑल स्टूडेंट्स जस्ट लाइक दे हैव पास्ड क्लास 10th। आप सभी को ये पता होगा कि नीट और JEE का जो सिलेबस है वो 11th और 12th क्लास का सिलेबस उसमें कवर होता है। तो मैंने अपने टीचर्स को बोला है कि आप ये मान के चलिए कि बच्चे ने 11th 12th में कोई पढ़ाई किया ही नहीं है, और आप उसको बेसिक से पढ़ाना शुरू करेंगे कि जस्ट लाइक जैसे अभी उसने 10th पास किया है और आप बिल्कुल फ्रेशर को पढ़ा रहे हैं। तो हमारे टीचर्स इस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये 3 टीयर सिस्टम है। जो पहला टीयर है, या जो पहला लेयर है, या जो पहला लेवल है, वो बेसिक का है। फिर उसके बाद आता है सेकंड लेवल। सेकंड लेवल होता है कॉम्पिटिटिव लेवल। कॉम्पिटिटिव मीन्स जैसा पेपर नीट और JEE के एग्जाम में पूछा जाएगा, उस तरह का पेपर अब बच्चे को देना है। पहले बेसिक पढ़ लिया, अब कॉम्पिटिटिव लेवल पर पढ़ेगा, उसी क्वेश्चंस का थोड़ा हायर लेवल वो पढ़ेगा, अच्छे क्वेश्चंस उसको मिलेंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस उसको मिलेंगे, मेहनत करके अब उसको पढ़ना पड़ेगा। और अगर उसने बेसिक को समझ लिया है तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर बहुत आसानी से वो पढ़ लेगा, उसको बहुत आसानी से उसको वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। सेकंड पार्ट में उसको कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट होता है, ये बड़ा स्पेशल पार्ट है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। दिस इज द एडवांस लेवल। एडवांस लेवल क्या है, मैं आपको समझाता हूं। आप सभी लोगों ने कोई न कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो जरूर दिया होगा, दिया ही होगा। नहीं किसी ने दिया होगा तो मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है भाई, हाँ ठीक है, नाइस, गुड। जब भी कोई पेपर डिजाइन होता है, चाहे वो TCS का पेपर हो, IAS का पेपर हो, इंजीनियरिंग का हो, नीट का हो, JEE का हो, कोई भी पेपर, वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो मेहनत करने वाले, हर एग्जाम में, चाहे देश का कोई भी एग्जाम होता है, मान लीजिए 50 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें 7-8 क्वेश्चंस या 5, मिनिमम 5, मैक्सिमम 10 ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं जो बड़े टेक्निकल होते हैं। उस तरह के सवाल न तो कभी उसके पहले पूछे गए हैं कि बच्चा पता चला कि जब रिवीजन कर रहा था तब उसको पता चल जाए, तो कभी उसके पहले नहीं पूछे गए उस तरह के सवाल उसको, और बिल्कुल नए तरह के सवाल उसके सामने आते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं तो आउट ऑफ द सिलेबस हो गया, कई कहते हैं मैं तो इसको समझ ही नहीं पाया, इसमें पूछ ये रहा था, मैंने रिप्लाई इसका कर दिया। तो हर पेपर में, हर कंपटीशन के पेपर में
5 से 10 क्वेश्चंस के बीच में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यही रैंक बनाते हैं, यही स्टूडेंट की मेरिट को तय करते हैं। कॉम्पिटिटिव तक तो यह कि चलो बच्चे ने हार्ड वर्क किया, मेहनत किया, खूब जम के पढ़ाई किया है, एक लेवल तक तो आ गया। लेकिन ये जो 5 से 10 क्वेश्चंस के बीच में जो आते हैं, जो बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी मेहनत के साथ साथ आपका आईक्यू लेवल भी डिमांड करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने एडवांस लेवल के तहत रखा है, और उसको टीचर्स हमारे एडवांस लेवल के अंदर में आपको पढ़ाते हैं, माने आपको एडवांस लेवल की भी स्टडीज कराते हैं। तब हमारे टीचर्स ने क्लासरूम में आपको क्या किया, आपको बेसिक्स भी पढ़ा दिया, आपको कॉम्पिटिशन्स का भी पढ़ाया, और आपको एडवांस लेवल पर भी पढ़ा दिया। ओके, अब ये हमारा है टीचिंग लेवल, जो कि पूरे देश में, मैं दावा नहीं करता, चूंकि पढ़ाई का मसला है, कोई भी दावा कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ऑनेस्टी के साथ फॉलो होता है, और मुझे बहुत कम उम्मीद है कि कोई इसको कंप्लीटली फॉलो करता होगा। अदर इंस्टीट्यूशंस का जो तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। हु आर दी गुड स्टूडेंट्स, उनका एक अलग बैच बन गया, उनके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। जब वो पढ़ाते ही हफ्ते में खाली 3 या 4 घंटे हैं, रोज क्लासेस भी नहीं चलती हैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस में, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ MWF क्लासेस चलती हैं, TTS क्लासेस चलती हैं, या वीक में 4 दिन चलती। मेरे समझ में नहीं आता इतना लेंदी सिलेबस कैसे वो पूरा कर लेते हैं। और हमारे यहाँ कंप्लीट होल डे स्टडीज है हमारे यहाँ पर, और इन 3 लेवल के साथ में पढ़ाया जाता है, ताकि कोई कमजोर बच्चा भी अगर आ गया तो उसको भी अपने बेसिक को कॉम्पिटिटिव लेवल के साथ वो एडवांस तक को पूरा कर सकता है। ये हमारा है टीचिंग लेवल। अब मैं दूसरी बात करूंगा टीचिंग लेवल के साथ ही, टीचिंग टेक्निक्स के साथ ही जुड़ी हुई बात है टेस्ट का। हमारे यहाँ जो टेस्ट होते हैं बच्चों के, वो भी बहुत अलग तरह से होते हैं। कैसे अलग तरह से होते हैं आप समझिए मेरी बात को। अगर नीट और JEE की प्रिपरेशन करा रहा है, जिसके कुछ जाने माने नाम हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, एलन हो गया, आकाश हो गया, बायजूस हो गया, जो भी है व्हाटएवर, फिटजी हो गया, ये अपने यहाँ अपना पेपर देते हैं, अपना क्वेश्चन पेपर देते हैं, अपनी टेस्ट सीरीज देते हैं, अपनी टेस्ट सीरीज कराते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको जानकारी होगी, नहीं हो तो आप जाने, लोग अपनी टेस्ट सीरीज कराते हैं, वहाँ पर भी बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ टेस्ट कैसा होता है ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले हमारे यहाँ जनरल टीचर्स टेस्ट होता है। जनरल टीचर्स टेस्ट मतलब हुआ कि जो टीचर ने पढ़ाया उसी का उसने टेस्ट ले लिया। तो जब टीचर जो पढ़ा रहा है, जब टीचर खुद उसी चीज का टेस्ट लेगा, तो वो टेस्ट थोड़ा सा सॉफ्ट किस्म का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि जिस टीचर ने पढ़ाया उसे टेस्ट लेना है, तो उसने जिस टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, उसने जिस चीज़ को ज़्यादा पढ़ाया, उसी के बारे में उसने क्वेश्चंस भी ज़्यादा किए। तो एक तो टीचर जनरल टेस्ट के लिए मैं परमिशन देता हूं, हमारे यहाँ हर टीचर अपना टेस्ट लेता है। सेकंड लेवल से चीजें हमारे यहाँ डिफरेंट हो जाती हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूशन से अलग हैं। हम अपने एक थर्ड पार्टी टेस्ट सिस्टम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। थर्ड पार्टी टेस्ट सिस्टम क्या है मैं आपको बता दूं। हमारा जो पेपर है वो बाहर से बनकर आएगा, न उसके बारे में टीचर को पता होगा, न उसके बारे में स्टूडेंट को पता होगा। अब क्या होगा, अब यहां क्या हो जाता है, अब सही समझा जाएगा कि टीचर्स कहां स्टैंड कर रहे हैं अपनी टीचिंग स्किल को लेकर के, और स्टूडेंट कहां स्टैंड कर रहे हैं अपनी स्टडीज स्किल को लेकर के। और ये थर्ड पार्टी टेस्ट सिस्टम जो हमारा है, ये हमको दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग कर देता है, या हम यहां पर उनसे अलग हो जाते हैं। जनरल टीचर्स टेस्ट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही हम थर्ड पार्टी टेस्ट सिस्टम अपने यहां करते हैं, हम सबसे अलग हो जाते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट इस काम को नहीं करता है। अब हमारा मामला यही नहीं रुकता, हम एक कंपैरेटिव टेस्ट भी लेते हैं। कंपैरेटिव, तुलनात्मक, वो क्या चीज होती है, कंपेयर करने के लिए। आप इसको समझें, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारा कंपैरेटिव टेस्ट,
जैसे किसी भी पर्सन ने अपने वार्ड का एडमिशन मान लीजिए उसने एलन में करा दिया या आकाश में करा दिया, बायजूस में करा दिया, फिजिक्स वाला के पास का कहीं पर भी करा दिया, तो अगर वो स्टूडेंट एलन में एडमिशन ले करके अगर वो उसके टेस्ट में अगर ज़्यादा स्कोर कर रहा है तो क्या माना जाएगा कि एलन में वो स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़ रहा है? माना जाएगा ना। अगर उसके गार्जियन ने अगर उसके गार्जियन ने अगर एलन में अगर 2 लाख 1.5 लाख रुपए अगर फीस दिया है तो मान लिया जाएगा कि स्टूडेंट इज डूइंग वेल। क्यों वेल कर रहा है? बिकॉज ही इज ऑब्टेनिंग गुड स्कोर इन देयर एग्जाम्स। वो चूंकि उनके एग्जाम में अच्छा स्कोर लेकर के आ रहा है। हम क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग में भी हम अपने यहाँ पर जो देश के बड़े नामी संस्थान हैं, जो बड़े नेम हैं, बिग नेम्स इन द इंस्टीट्यूशंस या नीट JEE प्रिपरेशन कराने वाले, हम उनके भी क्वेश्चंस पेपर्स अपने यहाँ पर कराते हैं। ये करेज, ये साहस देश का कोई दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं दिखा सकता कि खुले आम तरीके से दूसरे जगह का टेस्ट पेपर लेकर अपने यहाँ पर कराए। वो पहले तो ये कहेगा कि भाई कि ऐसे हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारे यहाँ दूसरे का प्रचार क्यों हो। मैं कहता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में सबका प्रचार हो। जहाँ क्वालिटी है, जहाँ टीचिंग क्वालिटी है, हम अपनी टीचिंग क्वालिटी हमारा कॉन्फिडेंस है। और हम एलन का भी, आकाश का भी, बायजूस का भी क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आते हैं और अपने स्टूडेंट का टेस्ट कराते हैं। और उसी सेम टेस्ट पेपर में हम रैंक चेक करते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स का, जो उनके यहाँ जो स्कोरिंग हुई है, और हम चेक करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स क्या स्कोर कर रहे हैं। और तब हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स उनके मुकाबले कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप इस तीसरे वाले पॉइंट को ज्यादा समझिएगा कि मैंने क्या किया, मैंने पूरी एजुकेशन सिस्टम को अपने लेवल पर मैंने ओपन कर दिया पूरे देश के अंदर। मैंने कहीं कोई बात कहने को रह नहीं गई कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने ये कहा आप तो हमारा टेस्ट पेपर नहीं लेंगे शायद, लेकिन मैं आपके टेस्ट पेपर्स ले रहा हूं और आपके टेस्ट पेपर में अपने स्टूडेंट्स को बैठा रहा हूं और आपके टेस्ट पेपर में आपके स्टूडेंट्स से अपने स्टूडेंट्स को बेहतर परफॉर्म करवाऊंगा। ये आप कॉन्फिडेंस का लेवल देखें हमारे पढ़ाने का। हम अपना पेपर ही नहीं कराते, हम उनके भी पेपर सलाह करके करवाते हैं और उसमें भी अपने स्टूडेंट्स को बेहतर परफॉर्म कराने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये हमारा टेस्ट सिस्टम है। तो मैंने आपको बताया टीचिंग सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया बेसिक, कॉम्पिटिटिव और एडवांस लेवल पर हम पढ़ाते हैं, माने 3 टियर सिस्टम। साइमल्टेनियसली मैंने आपको अपने टेस्ट सिस्टम के बारे में बताया। टीचर्स जनरल टेस्ट हमारे यहाँ पर होता है। नंबर 2 पर हमारे यहाँ पर थर्ड पार्टी टेस्ट सिस्टम है और नंबर 3 पर हमारे यहाँ पर कंपैरेटिव टेस्ट है, तुलनात्मक, जिसमें हम कंपेयर करते हैं। अब मैंने आपको अपने यहाँ का एजुकेशन के पूरे फीचर्स बता दिए कि बच्चा जब क्लासरूम के बाहर रहेगा तो कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। अगर हमारे यहाँ जब क्लासरूम में आएगा तो कौन सी 3 टेक्निक्स हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं, और जब वो पढ़ाई करने के बाद जब वो टेस्ट देने आएगा तो किस तरह के 3 टेस्ट हम लेते हैं। अब आप लोग मुझे एक बार फिर से बताइए, दिमाग से जॉब हटा दीजिए। अगर आपको अपने बेटे का एडमिशन कराना हो, अपने भाई का, अपने सिस्टर का या खुद का, तो क्या आप इस इंस्टीट्यूट को प्रिफर करेंगे? अब ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। प्रिया ठाकुर ने लिखा बिल्कुल सर। सैयद हिना ने लिखा यस सर। अच्छी बात है, वेरी गुड। पंकज शर्मा ने लिखा यस सर डेफिनेटली, गुड। तो मैंने क्या किया है, ममता वर्मा ने लिखा यस सर। अच्छा, किसी को इसमें कहीं कोई कमी दिखाई दी हो तो वो मुझे बता सकते हैं कोई शॉर्ट। प्रिया ठाकुर, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अर्चना कुमार पांडे, नीलू पांडे यस सर। अर्चना कुमारी यस सर, वेरी गुड, थैंक यू। मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं लगातार पिछले 2 सालों से मैं चला भी रहा हूँ। ये मेरा 3रा बैच होगा। अभी मैं अपने जो मैंने पहले परफॉर्मेंस दिया है मैं उस पर भी अभी आपसे जिक्र करूंगा। मैं अभी हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो कहने का मतलब कि जो बात मैंने आपको बताई है यही मोटिवेट आपको उन स्टूडेंट्स को करना होगा जिनको आप काउंसलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ से अब आप
स्टूडेंट हटा दीजिए, माने आप अपने बच्चे को हटा दीजिए, अपने भाई को हटा दीजिए। अब आप यहां से जॉब की बात अब शुरू हो जाएगी। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसी कॉन्सेप्ट को हमें सबको समझाना है। अब कैसे समझाना है, उसकी हमारी क्या क्या टेक्निक्स होंगी, क्या क्या तरीके होंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, अब मैं इस पार्ट में उस पर बात करूंगा। अभी तक जितना पार्ट हुआ मुझे लगता है कि सबको सब कुछ समझ में आ गया। अगर किसी को कोई चीज न समझ में आई हो तो वो मुझे लिख दे मैसेज में या बोल दे। अच्छा ठीक, ओके। अब हम आपको बताते हैं कि आप काम को अपने कैसे करेंगे। आप सभी लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ है डिलीजेंट फ्रीलांस काउंसलर के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। हमारे यहाँ दो तरह के फ्रीलांस काउंसलर्स होते हैं, एक सर्विस काउंसलर होता है, एक डिलीजेंट फ्रीलांस काउंसलर। जब आप 10 एडमिशंस एज ए डिलीजेंट फ्रीलांस काउंसलर पूरा कर लेंगे तब आपके लिए एक ऑप्शन ओपन होता है, दैट इज द सर्विस काउंसलर। सर्विस काउंसलर में क्या है कि वहां पर आपके पास ये नहीं कि आप जब एडमिशन करेंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। वहां आपको, अगर आप कॉल कर रहे हैं, आपकी टाइमिंग फिक्स होती है, पर मिनट 50 पैसे से लेकर 2 रुपए तक के वो रेट्स होते हैं, आपको दिए जाते हैं, प्लस आपको इंसेंटिव दिया जाता है। वो ऑप्शन ओपन होता है, लेकिन अगर आप चाहें, उसको करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। आफ्टर 10 एडमिशन के बाद में वो ऑप्शन आपका खुल जाएगा। एज ए डिलीजेंट काउंसलर हम जो 11,800 रुपये की फीस लेते हैं पर मंथ, और 1 टाइम का हमारा DPS माने जो टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं, जो नोट्स दिए जाते हैं, 6,500 रुपया, 9,500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और सिक्योरिटी मनी 10,000 रुपया। ये जो हम चार्ज करते हैं इसमें से हम आपको 5,000 रुपया तुरंत दे देते हैं। जैसी ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट होती है, आपके पास ये पैसे आपके पास तुरंत आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। अब आपको डेली यहां से क्या होगा कि आपके पास कुछ डेटा जाएगा। डेटा कैसे जाएगा, आपको पहले अपना एक बताना होगा कि हम लगभग 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे इतनी देर काम कर पाएंगे। आप अपना जो ड्यूरेशन बताएंगे काम करने का, उसी के हिसाब से आपको डेटा इनपुट मिलेगा, उसी नंबर से आपको डेटा मिलेंगे। जब आपको डेटा मिलेगा तो उस पर जिस तरह से मैंने काउंसलिंग, अभी मैं आपको कुछ और भी टेक्निक्स बताऊंगा काउंसलिंग को लेकर के, आप जब उनसे बात करेंगे तो उनकी रिपोर्ट क्या रही, वो रिपोर्ट आप उनको देंगे, हमको देंगे, माने ऑफिस को आप रिवर्ट करेंगे पर डे कॉल पर क्या रिपोर्ट हुई। हमारी कॉल पर जो मेन रिपोर्ट के जो कुछ कोड्स हैं मैं उनको लिख देता हूं। सबसे पहले फेल हमारे यहाँ पर जो है कोड है, वो कोड फेल मतलब क्या, आपने किसी से बात किया, उसने आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं लिया, दैट कैंडिडेट इज द फेल। ठीक है। फिर आपका जो दूसरा कोड है वो है हमारे यहाँ पर ब्लैक। ब्लैक मतलब हुआ कि न उसने यस बोला है न उसने नो बोला है, अभी बातचीत खत्म नहीं हुई है, दैट इज द ब्लैक। थर्ड पार्ट होता है हमारा ग्रीन। ग्रीन कोड में क्या है, ग्रीन कोड हम उसको कहते हैं कि स्टूडेंट इंटरेस्ट शो कर रहा है कि यस आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, हाँ, ग्रीन में स्टूडेंट शो कर रहा है, अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, आपको लग रहा है कि ये एडमिशन हमारे इंस्टीट्यूशन में लेगा, दैट इज द ग्रीन। उसके बाद देन दिस इज द रेड। रेड क्या है, रेड माने वो बस हाँ, बिल्कुल कंफर्म पोजीशन में, आज आ सकता है, कल हो सकता है, आज बुक हो सकता है, कल हो सकता है, और अगर उसने एडमिशन ले लिया तो दैट इज द फाइनल। ये मैंने आपको 5 कोड्स मैंने लिख करके भेज दिए, फेल, ब्लैक, ग्रीन, रेड, फाइनल। फाइनल की स्पेलिंग गलत हो गई है, दैट इज द FINAL, मैंने FNAL लिख दिया, सॉरी। ठीक है।
तो आप जो भी कॉल करेंगे, रिमार्क आपका बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपने एक वर्ड भी लिख दिया, फेल, ब्लैक, ग्रीन, रेड, फाइनल, तो हम समझ लेंगे कि इसमें से स्टूडेंट किस कैटेगरी में आपसे वो बात कर रहा है। तो स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, ये कोड डालेंगे, और कोड के बाद में अगर आप कुछ रिमार्क लिखना चाहें तो लिखेंगे, अदरवाइज वो आप पर डिपेंड करता है कि छोटा रिमार्क लिखे जो भी, लेकिन इससे हम कोड से समझ जाएंगे कि अभी क्या स्टेटस है स्टूडेंट का जिससे आपने कॉल किया हुआ है। आप जब अपना काम करेंगे तो आप एक स्टेज आएगा जहां डेटा सरेंडर करना होगा। डेटा सरेंडर क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमने आपको आज 10 नंबर दिए, कल हमने आपको फिर 10 नंबर दे दिए, अगले दिन हमने आपको सर ऑल कोड का मेंशन भी कर दीजिए, एक बार सर ऑल कोड का मेंशन भी कर दीजिए। अच्छा, प्रिया ठाकुर ने लिखा है कि ऑल कोड का मेंशन कर दिया। अभी आपको ना हमारे यहाँ से प्रिया आपको एक मैनुअल जाएगा, राइटिंग में जाएगा मैनुअल, जिसमें ये सब चीज़ें लिखी रहेंगी। कल ही आपके पास, कल या परसों आपके पास जितनी बातें मैं कर रहा हूँ ये काम को लेकर के कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, कोड्स क्या रहेंगे, कैसे करना है, वो सब चीज़ें आपके पास राइटिंग में पहुँच जाएंगे अभी कल ही आपके पास में। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने बस, ठीक है ना। हाँ, तो वैसे फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फेल मतलब हो गया कि कैंडिडेट इज फेल, माने उससे कोई बात नहीं होगी, एट वंस उसने डिनाई कर दिया। ब्लैक मतलब है कि न बातचीत खत्म हुई है न इंटरेस्ट शो हो रहा है। ग्रीन मतलब हुआ कि स्टूडेंट ने इंटरेस्ट शो किया है। और रेड मतलब है कि स्ट्रांगली ही इज रिकमेंडिंग फॉर द एडमिशन, जस्ट वो तो जैसे फाइनल उसने दे दिया कि मैम मैं आपके कॉलेज में आना चाहता हूँ, मैं कब आ जाऊँ, आपने कहा परसों आ जाइए, तो ये दिस कैटेगरी इज द रेड। और जब वो यहाँ करके एडमिशन ले लिया दैट इज द फाइनल। तो ये कैटेगरीज हैं, ये कोडिंग का ये मतलब है, इसको आप लोग भी समझ लीजिएगा फिर से आप लोग। हाँ प्लीज बोलिए ममता प्लीज। सर मुझे फाइनल का कैसे पता लगेगा कि वो फाइनल हो गया, क्योंकि मेरे सामने तो कुछ नहीं होएगा ना। हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा आपको। वो जैसे हमारे यहाँ करके एडमिशन लेगा, एक तो कैंडिडेट के टच में आपने देखिए, एक तुरंत तो कोई स्टूडेंट फाइनल हो नहीं जाएगा, आप बात करेंगे आपको खुद ही पता रहेगा कि आपका स्टूडेंट फाइनल हो रहा है, आप ही से बातचीत तो करता रहेगा। और जैसे ही यहाँ एडमिशन होगा तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि उसका एडमिशन बुक हो गया या यहाँ पर फाइनल हो गया, वो तुरंत आपको पता चलेगा। और आफ्टर द फाइनल फीस सबमिशन के बाद में तुरंत आपका पैसा भी आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर जो कोड है वो फाइनल क्यों लिखना है फिर? हम लोगों को तो सिर्फ फेल, ब्लैक, ग्रीन और रेड ही होना। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जैसे जब फाइनली जब आपका एक चार्ट बन करके तैयार होगा, जैसे मैं कभी आपसे डिस्कस करूंगा, तो आप बताइएगा कि सर हमारे पास माने 100 डेटा है, उसमें से 9 फाइनल हैं और 2 ग्रीन हैं या 65 रेड हैं। तो फाइनली एक स्टेटस तो जब एडमिशन हो जाएगा तो फाइनल का तो स्टेटस डाला जाएगा ना, दैट इज द फाइनल। फाइनल इज द फाइनल मीन्स, ठीक ना, ठीक ना। हाँ अच्छा, डेटा सरेंडर पर मैं बात कर रहा था। व्हाट इज द डेटा सरेंडर? जैसे मान लीजिए कि आपको कोई हमने एक डेटा भेज दिया, वो स्टूडेंट अगर जिस दिन आपके पास वो डेटा रिलीज हो गया, फिर वो स्टूडेंट चाहे वो जैसे भी आकर एडमिशन ले लेता है, दैट इज द योर पार्ट। उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने उसकी काउंसलिंग किया था कि नहीं किया था, क्या किया था क्या नहीं किया था। अगर वो नेम टैली होता है, वो चूंकि क्या है कि जब वो जाएगा तो सिर्फ आपसे बात नहीं करेगा, वो तो भाई इंस्टीट्यूट में भी बात करेगा, हर जगह करेगा। आप उसको सपोर्टिंग काउंसलर से भी बात कराएंगे, आपको हमको सीनियर काउंसलर्स भी देंगे कि जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, अगर आपको कहीं कोई डाउट होगा तो आप अपने सीनियर काउंसलर से या एक्सपर्ट काउंसलर्स जो हमारे इंस्टीट्यूट में हैं उनको आप कॉन्फ्रेंस में लेके बात करा दीजिए। कई बार आपको अगर वो कहते हैं सर मैं फिजिक्स के टीचर से बात करना चाहता हूँ जरा आपके इंस्टीट्यूट से, तब आप कॉन्फ्रेंस पे लेकर के अपने फिजिक्स के टीचर से बात करा दीजिए। तो कहने का मतलब कि वो स्टूडेंट से आप कई जगह बात करा रहे हैं। तो जब आपको लग जाएगा कि अबे डेटा बिल्कुल भी एडमिशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो वो डेटा आपको सरेंडर करना होगा। और जब आप सरेंडर करेंगे तभी वो किसी और को दिया जाएगा। जब तक वो आपके पास वो डेटा है, वो स्टूडेंट डायरेक्ट भी अगर आ जाता है तो दैट इज द योर एडमिशन, दैट इज द योर पार्ट, ठीक है। तो इसलिए डेटा सरेंडर का भी एक, हाँ प्लीज बोलिए। ओके सर,
अच्छा ठीक, ओके। तो इस तरह से आपको ये सिस्टम मैंने बनाया है कि आपको डेली आपको एक रिपोर्ट, अच्छा जैसे भाई जो आप बीच में छुट्टी पर जा रहे हैं 3 या 4 दिन के लिए, तो आप बताएंगे कि सर हम अगले 4 दिन या 5 दिन हम नहीं रहेंगे प्रेजेंट, ताकि उस दिन आपके पास डेटा ट्रांसफ़र न किया जाए। मान लीजिए आप पर डे आप 2 घंटे काम करते हैं, आपने कहा सर अब मैं इसको प्लान कर रहा हूँ 4 घंटे करने का, तो आपके पास डेटा इनपुट बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप 4 घंटे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब तो मैं खाली 1 ही घंटा करूँगा, तो वो 1 घंटा कर दिया जाएगा, उस हिसाब से डेटा इनपुट आपका घटा दिया जाएगा। तो आप कंप्लीटली फ्री हैं अपने हिसाब से काम करने के लिए, लेकिन एक ही कंपल्सन है कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आप ऑफिस को इन्फॉर्मेशन आप देंगे, ऑफिस को आप इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके रिस्पॉन्स के बारे में बताता हूँ। जब मैं बात कर रहा था तो कई लोगों ने काउंसलिंग, ऐसे लोगों से भी इंटरव्यू मेरा हुआ था, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है, जिन्होंने एजुकेशन की काउंसलिंग किया हुआ है। इस काउंसलिंग को सुनने के बाद ऑब्वियसली उन्हें ये काउंसलिंग बहुत आसान लग रही होगी, जहां आपसे कोई फीस चार्ज नहीं की जा रही है। हो सकता है कुछ लोग मतलब कि न ले, या कुछ बड़े नामों से आपका टक्कर रहेगा, उनको आपको कॉम्पिटिट करना है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी को भी अपना कॉन्सेप्ट समझा पाए, कन्विंस करा पाए, तो मुझे कोई ऐसी वजह नहीं दिखती कि एडमिशन ना हो। एडमिशन्स होते कैसे, मैं इसका एक आपको सिस्टम बताता हूँ। जैसे आज आपने कॉल करना शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि आज ही हो जाएंगे। आपने जैसे किसी स्टूडेंट ने कहा मैम मैं कल बताता हूँ, मैं आज बताता हूँ, फिर 5वें दिन आपने कॉल किया तो उसने कॉल ही नहीं पिक किया, 6ठे दिन उसने कह दिया मैं नहीं करूँगा। धीरे धीरे 8वें 9 दिन या 10-15 दिन के बाद एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि पता चला कि जिससे आपने 4 दिन पहले बात किया तो वो कहेगा मैं अब जाना चाह रहा हूँ, मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं आपके इंस्टीट्यूट आ रहा हूँ, बताइए मुझे कैसे आना है, मुझे क्या करना है। फिर एक तो क्या होगा कि 10-15 दिन काम करने के बाद में एक ये फ्लो बन जाएगा, रोटेशनल फ्लो बन जाएगा, कि चूंकि जो फॉलोअप में आपके पास जो लोग होंगे, जैसे आज आपके पास डेटा पहुंच गया तो आज ही नहीं बात करनी है ना, जैसे आपने 2-3 दिन कॉल किया, फिर आप उनको फॉलोअप में भी लेंगे, भाई कि आपसे मेरी बात हुई थी, आपने क्या सोचा, आपने क्या प्लान किया, आपके गार्जियन क्या कह रहे हैं। वो कहता है मैम मेरे लिए थोड़ा दूर पड़ रहा है, जरा मेरे आप गार्जियन को समझा दीजिए, तो आपने उनके गार्जियन को भी समझा दिया। तो धीरे धीरे करके ऐसी सिचुएशन बहुत इजीली बन सकती है कि पर मंथ कुछ नहीं तो मिनिमम, मैं बता रहा हूं मिनिमम मीन्स मिनिमम, आप इसको समझिएगा, या वो मार्केटिंग कन्विंसिंग नहीं है, प्लीज मेरी बात को आप ये भी समझिएगा। जैसे आजकल मिनिमम मीन्स मिनिमम की 4-5 एडमिशन तो बहुत ही आसानी से करा सकते हैं आप। तो मुझे नहीं लगता 4-5 में तो आपको कोई 1 घंटे भी अगर आप काम कर रहे हैं या 2 घंटे भी, तो भी आपके पास 4-5 एडमिशन तो मंथली होंगे ही होंगे। और अगर आपने कुछ ज्यादा मेहनत कर दिया तो ये संख्या, मैं आपको कोई हाइपोथेटिकल नहीं दिखाना चाहता हूं, लेकिन ये एडमिशन आपके 50 से ऊपर भी हो सकते हैं। दिस नंबर कैन गो टू दी अप टू दी 50 नंबर्स। इतनी स्ट्रेंथ है इस काउंसलिंग में, इतनी स्ट्रांग माने हमारी काउंसलिंग है, हमारा मोटिवेशन माने हमारा इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। हाँ, मोटिवेट आपको करना है, समझाना आपको है, बताना आपको है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। अब मैं कुछ चीजें आपको काउंसलिंग टिप्स में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, आप जब कॉल करेंगे तो एक बात ख्याल रखिएगा कि यू आर नॉट द टेली कॉलर। आप टेली कॉलर नहीं हैं, आप नॉर्मल या इन जनरल आप काउंसलर भी नहीं हैं, आप एकेडमिशियन हैं, एंड एकेडमिशियन इज डूइंग द काउंसलिंग। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है या जिनकी क्वालिफिकेशन ठीक हो, जिन्होंने बीएससी वगैरह किया हो या जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी कुछ पढ़ा हो, तो मैं चाहूँगा कि एक बार वो नीट और जेईई का सिलेबस हल्का सा देख भी लेंगे। तो आपका जो काउंसलिंग होनी चाहिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एकेडमिक काउंसलर, नॉट जनरल काउंसलर। और टेली कॉलर तो खुद को कभी भूल करके भी मत समझिएगा, यू आर नॉट द टेली कॉलर।
कि आप एक एक नंबर उठा रहे हैं जैसे लोगों के नॉर्मल फोन आते हैं, आप 1-to-1 कॉल, नो, यू आर नॉट द टेलीकॉलर, यू आर द एकेडमिक काउंसलर। और जब भी बात कीजिएगा, कभी भी स्टूडेंट के लिए सर या मैम का माने कि एड्रेस नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी एड्रेस्ड बाय देयर नेम ओनली। स्टूडेंट का जो एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस शुड बी बाय देयर नेम ओनली। आप स्टूडेंट को उसके नाम से ही बुलाएंगे। गार्जियंस के मैटर पर बात थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। आप अपने डिसेंसी को और अपनी ग्रेविटी को मेंटेन कीजिएगा। ये नहीं कि कोई आपसे अगर कोई थोड़ा सा आपकी बातों में इंटरेस्ट कम दिखा रहा है तो प्लीज आप उसको आप फोर्सली मत पीछे लगिए कि नहीं नहीं सर, ये सब लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं यूज होनी है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपका अपने कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए। आपने खुद अभी बोला ना कि अगर मुझे एडमिशन लेना होता तो मैं लेता या मैं एडमिशन लेती। तो जब आपने बोला है तो आपका कॉन्फिडेंस आपके अपने कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए, सामने वाले के मूड पर नहीं। तो आप एक एकेडमिक्स हैं, आप एक एकेडमिशियन हैं, पहले आप ये दिमाग में रखिए। बल्कि कुछ जरूरत हो तो आप उसके साथ बायोलॉजी में आपको ये पढ़ना। हाँ, काउंसलिंग की मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप उस पर थोड़ा एकेडमिक टच दीजिएगा तो आपकी काउंसलिंग बेहतर हो जाएगी। जैसे देखिए फिजिक्स में आपको ये पढ़ाया जाएगा, ये चैप्टर पढ़ाया जाएंगे, साउंड पढ़ाया जाएगा, रेज पढ़ाया जाएगा, या जो भी वाट एवर द मैकेनिक्स आपको इस डेट को पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से करके जब आप बात करेंगे, थोड़ा जब आप इस तरह की चीज़ों को टच देंगे तो मुझे लगता है कि शायद आपकी काउंसलिंग और बेहतर हो जाएगी। तो आप में से जिसका भी बैकग्राउंड थोड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड ठीक है, वो थोड़ी मेहनत करेंगे अपने को एकेडमिक्स में भी थोड़ा सा मैं ये नहीं कि आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, सिलेबस क्या है, पार्ट्स क्या आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ताकि स्टूडेंट का आपके प्रति एक इज्जत बढ़े, आपके प्रति उसका सम्मान बढ़े, और आपसे वो बात करे तो आपको जो ट्रीट करे बेहतर तरीके से ट्रीट करे। और मैं जो आपसे चाहूँगा कि वेदर इट इज गेटिंग फाइनलाइज्ड और नॉट, लेकिन आपको बातचीत अपनी ग्रेविटी के साथ करनी है, ठीक है? उसको आपको लूज नहीं करना है आपको। तो ये काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई। अब मैं क्या बता रहा हूं कि आप बातचीत की शुरुआत कहां से करेंगे। आप जब किसी से भी बात करेंगे तो देखिए, आपके पास जो पहली लाइन होती है वही इंपॉर्टेंट लाइन होती है। आपने स्टूडेंट का नाम लिया, आप इस लाइन को समझिएगा। और इसको मैंने कहा ना, जितनी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक मैनुअल बना करके, एक मैनुअल मीन्स एक नोट लिख करके आपके पास ये सब चीज़ें चली जाएंगी जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। और ये जो इंट्रोडक्टरी लाइन है ये भी चला जाएगा कि मैं ममता, या मैं प्रिया, या मैं शिवानी, मैं हीना, मैं विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल स्टडीज से बोल रही हूँ। आप ये बोल रहे हैं, आप डायरेक्टली यू हैव टू टेक द नेम ऑफ द स्टूडेंट। आपने हमारे यहाँ अप्लाई किया हुआ था, आपने हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन दिया हुआ था, या तो अप्लाई किया था या तो आपने कॉल किया था, ठीक है? यही दो ही वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना? तो आपने हमारे यहाँ अप्लाई किया हुआ था, तो आपको अप्लाई किया हुआ था आपने हमारे इंस्टीट्यूट में, आपको पता ही है। यहाँ से तुरंत अपने पॉइंट पर आइए कि हम लोग MBB, अगर स्टूडेंट नीट का आपको पहले जान लेना होगा। जब आप कॉल करेंगे तो आपको शायद डिटेल रहेगी उसके साथ में कि स्टूडेंट नीट का है कि JEE का है। तो अगर नीट का है तो आप तुरंत पहला लाइन ही यही बोलिएगा कि आपको तो पता है कि यहाँ पर हम MBBS में सिलेक्शन की गारंटी देते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और फीस आपसे सिलेक्शन के बाद ली जाती है। ये हमारी दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम गारंटीड सिलेक्शन की बात कर रहे हैं आपको, और फीस आपसे सिलेक्शन के बाद लेंगे, क्योंकि फिर तभी उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि वो आपकी आगे की बातों को कुछ हुआ वो सुनेगा, ठीक है? तो अच्छा, फिर बाय द वे, तो ये जो शुरुआत की जो लाइन है आप यहीं से शुरू करेंगे, जो आपकी मेन दो लाइन है। गारंटीड सिलेक्शन इन IIT एंड NIT जो JEE के स्टूडेंट्स होंगे, एंड फीस विल बी चार्ज, एकेडमिक फीस कब ली जाएगी? आफ्टर दी फाइनल सिलेक्शन, ठीक है? और इस काउंसलिंग के दौरान में अगर आपको कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है तो आपको एक्सपर्ट काउंसलर की फैसिलिटी दी जाएगी। एक्सपर्ट काउंसलर का आपको नंबर दे दिया जाएगा। कोई भी कैंडिडेट हो, आप उससे कॉन्फ्रेंस पे करा करके आप बात कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपसे जो डिस्कस किया, जो बात किया,
उसके बाद फिर मैंने आपको अपने रेजिडेंशियल प्रोग्राम के मैंने आपको फीचर्स बताए, वो 5 फीचर्स जो कि क्लासरूम के बाहर एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर हम कर पाए तो हम सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। फिर मैंने क्लासरूम में टीचिंग टेक्निक की बात किया। क्लासरूम टीचिंग टेक्निक में मैंने आपको 3 तरह की बात बताई कि हम लोग 3 टियर सिस्टम पर पढ़ाते हैं, बेसिक लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल, एडवांस लेवल। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ की टेस्ट सीरीज जो होती है वो टेस्ट सीरीज कैसी होती है। टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ 3 तरह की होती है, जनरल टीचर्स टेस्ट, थर्ड पार्टी टेस्ट सिस्टम, और तीसरा है हमारे यहाँ पर कंपैरेटिव टेस्ट। फिर मैंने आपको काउंसलिंग की मैंने आपको टिप्स दिया कि आप काउंसलिंग में आप किस बात का ख्याल रखेंगे कि आप खुद को एकेडमिशियन समझ करके आप काउंसलिंग करेंगे, टेली कॉलर्स तो कभी भूल करके भी नहीं समझेंगे आप काउंसलिंग में। अच्छा, और आप जब जॉब पर आ रहे हैं तो आप किस तरह से आप हमको इन्फॉर्म करेंगे, डेटा कैसे मिलेगा, आप कैसे उसको रिपोर्ट करेंगे, यहाँ तक की बातें मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करूँगा लास्ट सेगमेंट की। यह सेगमेंट बड़ा छोटा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आज की डेट में वो कौन कौन हैं। आपने बिल्कुल नाम सुना होगा, आकाश इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, बायजूस का नाम सुना होगा, एलन का नाम सुना होगा, एक फिटजी का नाम सुना होगा और फिजिक्स वाला के नाम सुना होगा। ये जो 5-6 नाम मैंने आपको बताए हैं ये हमारे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं आज की डेट में। अब इनके कंपटीशन के रिप्लाई में हमारा क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपकी ये स्ट्रेटेजिकल काउंसलिंग में ये बहुत मददगार होगी। पहली बात तो है हमारी, शोर कहाँ से आ रहा है? ये आशीष सर का माइक है। हाँ? आशीष सर का माइक है। आशीष का माइक है। हाँ, यस, सबको मेरी आवाज आ रही है। अब मैं स्ट्रेटेजिकली बताऊंगा काउंसलिंग करनी है। मेरा पहला पॉइंट है अपनी टीचिंग क्वालिटी को लेकर के। अब टीचिंग क्वालिटी तो भाई सभी लोग दावा करते हैं कि हमारे यहाँ टीचिंग क्वालिटी बेहतर है, तो हम कैसे बेहतर हैं? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं एक प्रैक्टिकल ट्रूथ, हमारे पास इसका कोई एविडेंस तो नहीं है। प्रैक्टिकल ट्रूथ ये है कि हमारे यहाँ पर लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, वो आकाश से भी होते हैं, एलन से भी होते हैं, कहीं से भी होते हैं। तो जब वो इंटरव्यू देने आते हैं तो पता चलता है कि उनकी स्कोरिंग इतनी लो होती है कि हम उनको अपने यहाँ सेलेक्ट नहीं करते हैं। और कुछ टाइम पर बाद हम देखते हैं कि पूछते हैं भाई आप कहाँ गए, क्या कर रहे हैं? कहते हैं सर मैंने आकाश में पढ़ाना शुरू कर दिया है। और बात भी ठीक है, आकाश को ज़रूरत है लगभग 5000 फैकल्टीज़ की। अभी फिजिक्स वाला ने खोला है, उनको तो लगभग 10,000 से ज़्यादा की फैकल्टीज़ की ज़रूरत है। और हमको कितनी ज़रूरत है? हमको खाली 6 या 7 फैकल्टीज़ की ज़रूरत है पूरे देश से। तो अब इसलिए हमारी जो क्वालिटी होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि हमने कोई भीड़ नहीं खड़ा किया है। तो पहला पॉइंट है हमारी टीचिंग क्वालिटी। दूसरे पॉइंट पर मैं आपको बताता हूं टीचिंग क्वालिटी और कहां से हम प्रूव कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको टेस्ट सिस्टम बताया था, टेस्ट सिस्टम मैंने बताया था ना कि उनका भी टेस्ट हम कराते हैं। तो मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट आकाश में 1.5 लाख रुपए फीस दे करके वो आकाश में एडमिशन ले और उससे ज़्यादा स्कोर हमारे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट कर ले जाए, तो मीन्स हमारे यहाँ की टीचिंग क्वालिटी बेहतर है वहाँ से, क्योंकि हम तो कंपैरेटिव टेस्ट करा रहे हैं ना। हम तो 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख तक के स्टूडेंट्स होते हैं पूरे देश में। आप देखते हैं कि अखबारों में उनके पूरे फोटोग्राफ छपे रहते हैं, आपने देखा है? पूरा फ्रंट पेज उनका भरा रहता है, देखा है ना आपने? वो अगर आप 1 लाख स्टूडेंट्स का एडमिशन अगर आप कहीं पर भी ले लें, तो अगर आप 1 लाख स्टूडेंट का एडमिशन कहीं पर भी एक साथ 1 लाख स्टूडेंट को अगर आप रख दें, तो ये बड़ा ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि 100, 150, 200 बच्चे तो उसमें से सिलेक्शन पा ही जाएंगे। आप कुछ भी ना पढ़ाएं 1.5 लाख बच्चों को लेकर के, 1 लाख बच्चों को लेकर पूरे देश से। और अगर आप 1 या 1.5 लाख बच्चों को अगर आप एक साथ रख देंगे तो उसमें से 100, 200 जो उनके जो फ्रंट पेज पे जो छपते हैं जो कवर पेज पर,
उतनी फोटोग्राफ्स तो ऑटोमेटिक उनको मिल जाएगी, उतने बच्चे तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन पा जाएंगे। अच्छा, और अभी पिछले बैच में हमारे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली देयर वर 60 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट थे? 60 स्टूडेंट्स बस। आउट ऑफ द 60, 25 स्टूडेंट्स हैज गॉट द सिलेक्शन। अब आप इसको मैथमेटिकली कवर कीजिए तो क्या कोई कंपेयर है? वो 0.001% पे जाएंगे और हम लगभग 30% पे जाएंगे। इस लॉजिक को आप समझ पा रहे हैं जो ये मैं लॉजिक दे रहा हूं आपको, कि वो 1.5 लाख बच्चों को अपने यहां पर रख करके 100, 150, 200 बच्चों का सिलेक्शन कराते हैं, और हमने 60 स्टूडेंट्स में से 25 स्टूडेंट्स का हमने इस बार सिलेक्शन कराया। ये रिमार्केबल अचीवमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनका पूरा एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में छपता है, और हमारे यहां पर आपको मोटिवेट करना होगा, आपको बताना होगा। और फीस मैटर को लीजिए, फीस में तो खैर कंपेयर हो ही नहीं सकता। टीचिंग क्वालिटी में मैं प्रूव कर रहा हूं कि हम बेहतर हैं। एक तो टेस्ट सिस्टम मैंने जो बताया वो तो बताया, टीचर्स की क्वालिटी जो मैंने बताया, लेकिन आप नंबर ऑफ सिलेक्शंस देख लीजिए ना, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में है, ये तो पूरी तरह से क्लियर है। इस पर आप क्या लॉजिक दे लेंगे कि 1.5 लाख बच्चे आपके यहाँ एडमिशन लेते हैं और आपने 200, 250 या 200 बच्चे, 150 बच्चों का आपने फोटो न्यूज़पेपर में निकाल दिया। दैट नॉट मैटर्स मोर। दिस इज द मैटर दैट यू हैव गॉट द 60 स्टूडेंट्स एंड आउट ऑफ 60 स्टूडेंट देयर वर द 25 सिलेक्टेड। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द सक्सेस। ये सफलता है, और इसको हमने अपने पिछले बैच में किया है। ये मैं बता रहा हूं जो कि मैं कर चुका हूं, और उसी प्रोसेस पर, जिस प्रोसेस का भी मैंने जिक्र आपसे अपनी काउंसलिंग में मैंने किया। अब आप फाइनेंशियली आ जाइए, इकोनॉमिकली। हमसे ज़्यादा इकोनॉमिकल तो कोई हो ही नहीं सकता, हम तो फीस ही नहीं चार्ज करते। और स्टूडेंट जब आकाश या एलन में जब कहीं भी बाहर पढ़ने जाता है तो कहीं भी पीजी लेगा, पहली बात तो हमारे जितनी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, वो रेजिडेंशियल कैंपस नहीं होगा। फिर भी 10,000, 8,000, 9,000 से कम उसको क्या मिलेगा? 11,000 से कम में नहीं मिल सकता। और इनका जो 1.5 लाख रुपए जो गार्जियन देते हैं आकाश एलन में, उन्हें लगता है हम बच्चों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं। सही बात तो ये है कि वो बच्चों को पढ़ने के लिए फीस नहीं देते हैं, वो उनके एडवर्टीजमेंट का बजट देते हैं। एक दिन के कवर पेज पर न्यूज़पेपर पर अपना एडवर्टीजमेंट निकालने की जो कॉस्ट आती है वो करोड़ों रुपए के टचिंग होती है। ये कहां से आएगा ये पैसा? ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा आएगा स्टूडेंट से, वो जो बड़ी बड़ी फीस जो चार्ज करते हैं, 1.5, 2 लाख रुपए जो चार्ज करते हैं। अगर तो गार्जियन क्या सोचता है कि हमने फीस दिया है बच्चे को पढ़ाने के लिए, बेसिकली पढ़ाने के लिए नहीं दिया है, वो फीस देता है उनके एडवर्टीजमेंट कैंपेन को पूरा करने के लिए। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में गार्जियन से, कैंडिडेट से हम डिस्कस कर सकते हैं, इसकी रियलिटी उन्हें बता सकते हैं, और हम अपने बारे में बता दें कि हमारी नियति ये है कि एजुकेशन इंडस्ट्री में क्रांति हो और एक पढ़ने पढ़ाने का नया तरीका इंट्रोड्यूस हो, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है। और कोई बात अगर आप करना चाहते हैं, सेगमेंट खत्म होता है। लास्ट सेगमेंट आप याद रखिएगा, ये किस तरह से हम अपनी मार्केटिंग करेंगे, हमारे जो कॉम्पिटिटर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में हम किस तरह से लोगों को सच्चाई बताएंगे। ये चीज़ हमको गार्जियन को, कैंडिडेट को समझानी होगी, क्योंकि अभी हम टीवी पर एडवर्टीजमेंट में नहीं आ रहे हैं, अभी हम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर नहीं आ रहे हैं, और ना हम आना चाहेंगे। हम अपनी टीचिंग क्वालिटी के ही बल पर हम बहुत आगे बढ़ना चाहेंगे, और इसी क्वालिटी के बल पर सिर्फ 11,800 रुपए की फीस लेकर के, उनसे हॉस्टल मेस के चार्जेस लेकर के हम उनको वो रिजल्ट देंगे जो दूसरी जगह पर वो 2 लाख रुपए की फीस भी दे करके नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी पूरी बात को, मैं इस मीटिंग को मैं फिनिश करता हूं। अगर आप में से किसी को कोई भी बात कहनी हो तो यू कैन राइट इन द मैसेज बॉक्स, मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूं।
सेगमेंट खत्म होता है। लास्ट सेगमेंट आप याद रखिएगा, ये किस तरह से हम अपनी मार्केटिंग करेंगे, हमारे जो कॉम्पिटिटर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में हम किस तरह से लोगों को सच्चाई बताएंगे, ये चीज़ हमको गार्जियन को, कैंडिडेट को समझानी होगी। क्योंकि अभी हम टीवी पर एडवर्टीजमेंट में नहीं आ रहे हैं, अभी हम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर नहीं आ रहे हैं, और ना हम आना चाहेंगे। हम अपनी टीचिंग क्वालिटी के ही बल पर हम बहुत आगे बढ़ना चाहेंगे, और इसी क्वालिटी के बल पर सिर्फ 11,800 रुपए की फीस लेकर के, उनसे हॉस्टल मेस के चार्जेस लेकर के हम उनको वो रिजल्ट देंगे जो दूसरी जगह पर वो 2 लाख रुपए की फीस भी दे करके नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी पूरी बात को, मैं इस मीटिंग को मैं फिनिश करता हूं। अगर आप में से किसी को कोई भी बात कहनी हो तो यू कैन राइट इन द मैसेज बॉक्स, मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूं। तो बहुत बहुत थैंक्स आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, मेनी थैंक्स। आप लोगों ने इतनी देर तक मेरी बात को सुना। मैं आपको भरोसा देता हूं, मेरा कोई कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं वाकई एजुकेशन की फील्ड में मैं कुछ बहुत बेहतर और बहुत अलग करना चाहता हूं। उसमें आप मेरे साथी हैं, आप मेरे कंपेनियन हैं, और देश में एक नए एजुकेशन सिस्टम को हम डेवलप करें, इसको बढ़ाएं, और गरीब लोग भी इस देश में रह करके अच्छी एजुकेशन पा सकें। इस दिशा में आप मेरे साथ चलिए। तो इतनी देर तक मैं आपके साथ रहा। आपने कहा कि आपको कुछ ऐसी बात नहीं करनी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ होने के लिए। ओके, थैंक यू, बाय। तो बहुत बहुत थैंक्स आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, मेनी थैंक्स। आप लोगों ने इतनी देर तक मेरी बात को सुना। मैं आपको भरोसा देता हूं, मेरा कोई कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं वाकई एजुकेशन की फील्ड में मैं कुछ बहुत बेहतर और बहुत अलग करना चाहता हूं। उसमें आप मेरे साथी हैं, आप मेरे कंपेनियन हैं, और देश में एक नए एजुकेशन सिस्टम को हम डेवलप करें, इसको बढ़ाएं, और गरीब लोग भी इस देश में रह करके अच्छी एजुकेशन पा सकें। इस दिशा में आप मेरे साथ चलिए। तो इतनी देर तक मैं आपके साथ रहा। आपने कहा कि आपको कुछ ऐसी बात नहीं करनी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ होने के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।